हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्लास 10वीं का जो आपका सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान के अंडर में एक बुक आता है जो नागरिक शास्त्र। ठीक है, नागरिक शास्त्र जो है आपका, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन लिखा हुआ जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टॉप 5 वीवीआई क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में ये 5 में से एक तो आएगा ही आएगा। हो सकता है कि ये 5 में से और अधिक भी आ सके, लेकिन एक फिक्स है कि एक जरूर आएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप इस क्वेश्चन को लिखते चलिएगा या फिर क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर साथियों हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप चाहे तो अपने भाषा में लिखने का प्रयास कीजिएगा, अपने शब्दों में आप लिखिएगा, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर आप अपने शब्दों में नहीं लिख पाते हैं तो इस तरीके से आप लिखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। इसके पक्ष में हम लोग दो तर्क दे सकते हैं। फर्स्ट में पहला है कि सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसीलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, पहला तो आप इस प्रकार से पहला तर्क लिख सकते हैं। दूसरा तर्क आप इस प्रकार से लिखिए। देखिए यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है कि सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। जो सत्ता की साझेदारी है वो लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं, उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग, ठीक है, ये लोग डरे से रहें। इसीलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। ठीक है, तो सत्ता की साझेदारी क्यों, दो तर्क हम लोग दे चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे पहला जो है टकराव कम होता है। ठीक है, यहाँ पे दो समूहों के बीच में टकराव कम होता है, और दूसरा तो आप दे सकते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा करना जरूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आप इस प्रकार से सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित होते हैं। समवर्ती सूची, ठीक है, से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे साथियों कि समवर्ती सूची ऐसे विषय दे रखे हैं जिनका संबंध दोनों केंद्र और राज्य सरकार से होता है। इन विषयों की गिनती कोई 47 के लगभग हैं, जिनमें से मुख्य दीवानी एवं फौजदारी, कानून, विवाह एवं तलाक, उत्तराधिकार, शिक्षा, वन, बिजली एवं श्रम संगठन आदि। ठीक है, इन विषयों पर दोनों तथा राज्यों की सरकारें कानून बना सकती है, परंतु विवाह के समय केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। ठीक है, इसमें समवर्ती सूची कहने का माने ये है, और इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं, तो इसमें लगभग 47 विषय सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 47 विषय सम्मिलित किया गया है। समवर्ती सूची किसको कहते हैं कि दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार से संबंधित होते हैं। इसमें कहा गया है कि ये कानून दोनों सरकार बना सकती है, जो भी समवर्ती सूची में कानून होते हैं वो दोनों सरकार बना सकते हैं, लेकिन विवाह, जो शादी विवाह होता है, वो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है वो लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले आप वीडियो को फटाफट पहले लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि दिया हुआ है कि भारत के संघीय व्यवस्था का वर्णन करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछा जाएगा। दूसरा आप लिख क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है, स्पष्ट करें। या फिर तीसरा यही क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज है और अपने अपने विषय पर उनका स्पष्ट अधिकार भी है। तो आप बताइए। ठीक है, वही क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम होगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था संघीय है। संविधान में भारत को राज्य का एक संघीय घोषित किया गया है। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के 2 स्तर होते हैं। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के 2 स्तर होते हैं, एक केंद्र होता है और दूसरा राज्य होता है। हाल ही में इन व्यवस्था के अंतर्गत तीसरा स्तर जोड़ा गया है, जिसे पंचायतीय राज तथा नगर पालिका को जोड़ा गया है।
इससे पहले 2 ही स्तर था, एक यहाँ पे केंद्र और एक राज्य, लेकिन संघीय शासन के अंदर में तीसरा भी जुड़ चुका है, वो पंचायती राज तथा नगर पालिका को जोड़ा गया है। भारत में संघीय व्यवस्था के अंतर्गत शासन के विभिन्न स्तरों पर विधायी अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार का विभाजन निम्नांकित की सूची अंतर्गत आते हैं, और जो इसके 3 सूची के अंतर आते हैं, जो विभाजन किया गया अधिकार जो बांटा गया वो 3 सूची के अंदर में आते हैं। पहला जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, पहला जो सूची बनाया गया है उसको संघ सूची कहते हैं। संघ सूची में क्या होता है कि इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं, राष्ट्रीय महत्व के विषय जो राष्ट्र के महत्व के लिए होते हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। और ये जो संघीय सूची के अंदर में जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और इसके ऊपर जो कानून बनाएगा वो सिर्फ राज्य सरकार ही, केंद्र सरकार ही बना सकते हैं। ठीक है, इनमें प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग आदि शामिल होते हैं। ठीक है, ये जो है संघीय सूची। राज्य सूची जो होता है, राज्य सूची में होता है कि इन सूची में वैसे विषयों को सम्मिलित किया गया है जिनके लिए राज्य सरकार उत्तरदायित्व है। ठीक है, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को प्राप्त होता है। और ये जो अधिकार होते हैं, इस प्रकार के विषय के ऊपर जो नया एक्ट आता है, कानून बनता है, वो सिर्फ राज्य सरकार ही बना सकते हैं। ठीक है, और एक और सूची जो है संघीय सूची, राज्य सूची, एक और सूची है, उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो यहां पे देखिए कि एक समवर्ती सूची है। अब समवर्ती सूची क्या है इसको समझिए। सबसे पहले इसके अंतर्गत शिक्षा, क्या शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून आदि को शामिल किया गया है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। तो समवर्ती सूची समझ गए होंगे आप, राज्य सूची समझ गए, संघीय सूची आप समझ गए। ठीक है, आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। एक और प्रश्न जो वीवीआई प्रश्न है उसको भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एक और प्रश्न। यहां पे दिया हुआ है, प्रश्न है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या 3 मुख्य अंतर है, इसको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या 3 मुख्य अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना है। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपने भाषा में लिखेंगे बहुत अच्छा। अगर आप अपने भाषा में नहीं लिख सकते तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में अंतर क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक हम लोग 2 कॉलम बनाएंगे, इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। 2 कॉलम बनाए, एक साइड में संघीय सरकार, संघात्मक सरकार और एकात्मक सरकार। केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होता है, जैसे भारत, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होता है, उसे संघात्मक सरकार कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भारत में ऐसी सरकार है। पॉइंट नंबर 1 करके इधर लिखेगा एकात्मक की तरफ, संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है, वही संपूर्ण देश का शासन चलाती है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, चीन। ठीक है, एकात्मक सरकार मतलब एक ही के पास टोटल कंट्रोल होता है। ठीक है, ये उसको एकात्मक सरकार कहते हैं। ये सरकार इंग्लैंड, फ्रांस और श्रीलंका में भी इत्यादि की जगह पर चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर बी। एंड यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकता, केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती है, जबकि यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर सकता है। एकात्मक में ये होता है। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर सी आप लिख सकते हैं जैसे कि संविधान प्रायः कठोर होता है, केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकता है। जो इसमें संविधान होता है वो कठोर होता है और केंद्र सरकार अपनी मर्जी से इसे परिवर्तित नहीं किया कर सकते हैं। जबकि पॉइंट नंबर 3 आप लिख सकते हैं एकात्मक सरकार में कि संविधान प्रायः लचीला होता है, केंद्र सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, आप इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या 3 मुख्य अंतर था, इसको उदाहरण के माध्यम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए हम लोग आगे हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। प्रश्न क्या है देखिए कि सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। जो सामाजिक अंतर होते हैं कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आंसर लिखेंगे हम लोग कि जब एक सामाजिक अंतर दूसरे अन्य अंतरों से ऊपर और बड़ा हो जाता है तो वह सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका में श्वेत तथा अश्वेत नागरिकों के बीच अनेक अंतर हैं, जैसे अश्वेत गरीब है, बेघर है तथा सामाजिक उत्पीड़न के शिकार होते हैं अमेरिका में। ये इन सभी अंतरों में नस्लीय भेदभाव सबसे बड़ा अंतर है, अतः नस्लीय भेदभाव ने अमेरिका में सामाजिक विभाजन का रूप ले लिया है। ठीक है, आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या है कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है तथा लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इससे एक सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वो भी देखें। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।